नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित इस श्रृंखला भारत विभाजन का सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, देश के बंटवारे के लिए हमें तरह तरह के कारण बताए जाते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों को, नेताओं को, संगठनों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। ये सही भी है कि हिंदू राष्ट्रवादियों और मुस्लिम राष्ट्रवादियों ने बंटवारे के लिए माहौल बनाया, दबाव बनाया और उससे देश विभाजित हुआ। लेकिन असली गुनाहगार अगर थे तो वो अंग्रेज थे, जिन्होंने पर्दे के पीछे से बांटो और राज करो का खेल खेल रहे थे और जिसकी परिणति अंततः भारत विभाजन में हुई। आज हम अंग्रेजों के इसी खेल को, इस भूमिका को थोड़ा और करीब से जानने परखने की कोशिश करेंगे और इसमें हमारा साथ देंगे जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी जी। आपका स्वागत है प्रोफेसर पुनियानी। मैं इस चर्चा को एक उल्टी तरफ से शुरू कर रहा हूं। जो सबसे बड़ा सवाल इस पूरी चर्चा का है वहीं से शुरू कर रहा हूं कि क्या अंग्रेज चाहते तो विभाजन को रोक सकते थे? क्या उनके पास नीयत की कमी थी, मंशा कमी थी? वो चाह ही रहे थे कि विभाजित हो जाए या वो भी दबाव में थे? देखिए, ये ऐसा है कि उन्होंने जिस प्रकार से राज्य किया और जो साम्राज्यवादियों की नीतियां होती हैं, विभाजन और इस प्रकार की नकारात्मक चीज़ें, उसका एक नेचुरल आउटकम, स्वाभाविक उसकी प्रक्रिया होती है। तो अंग्रेज़ों के यहाँ चाहने का तो सवाल यह है कि उन्होंने 1857 के युद्ध के बाद ही फैसला कर लिया था कि हमको यहाँ फूट डालो और राज करो की नीति लगानी है। तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो यहाँ के लोग तो थे नहीं, उन्हें यहाँ की हमारी समस्याओं से ज़्यादा लेना देना नहीं था। उनका तो एक उद्देश्य सीमित था, इस देश को हम कितना लूट कर ले जा सकते हैं, यहाँ की संपत्ति को कितना खोखला कर सकते हैं। इसलिए उनके इसमें से इस प्रकार की बात आना कि भारत का विभाजन रोकें, ये उनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं थी। और दूसरी बात कहता हूँ, एक मुद्दा जोड़ देता हूँ कि वो थोड़ा भविष्य का भी देख रहे थे। वो भविष्य का भी देख रहे थे कि हमारे जाने के बाद भारत इतना बड़ा महाद्वीप, ये बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो हमारे यहाँ जो आर्थिक इंटरेस्ट हैं, आर्थिक स्वार्थ हैं और जो राजनीतिक स्वार्थ हैं, उसका क्या होगा? तो ये भी उनके लिए एक बड़ी बात थी कि अगर देश का विभाजन होगा तो उससे उनकी जो भविष्य की योजनाएं हैं उसमें भी उनको मदद मिलेगी। इसलिए उनके तो इस प्रकार के चाहने का कोई सवाल ही नहीं उठता था कि देश का विभाजन न हो। क्या अंग्रेज ये नहीं देख रहे थे कि देश का माहौल क्या है, कैसे दंगे हो रहे हैं जगह जगह पर, इतनी नफरत, इतनी हिंसा फैल चुकी है, ये बंटवारे की वजह से लाखों लोग मारे जाएंगे? ये देख नहीं रहे थे? ये देखना नहीं चाहते थे? क्या थी वजह? देखिए, उन्हें हमसे भी ज्यादा दिख रहा था कि ये सब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, पर ये उनकी कोई प्रायोरिटी में नहीं था। वो उसको उल्टे तरीके से देख रहे थे कि अगर यहाँ गृह युद्ध होता रहा, इस प्रकार के दंगे होते रहे, तो हमको ही शासन में रहना पड़ेगा। वो तो यहाँ तक उनमें से कुछ उनके लीडर्स कहते थे कि भारतीय अपने आप पर राज्य चलाने में असमर्थ हैं और उनको हमको वापस बुलाना पड़ेगा। तो आपकी और मेरी जो प्रायोरिटी है, हमारे जो सोचने का तरीका है और उनके सोचने के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि यहाँ खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं, यहाँ गृह युद्ध हो रहा था। उन्हें तो खुद के स्वार्थ जो थे, उसी के स्वार्थ के चारों तरफ उनका एक सोच चला हुआ था। जी, अभी आपने 1857 का जिक्र किया। 1857 में हिंदू मुसलमान दोनों साथ साथ कंधे से कंधा लगाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। क्या वही डर था कि अगर ये एकता कायम रही तो हमारा राज करना मुश्किल हो जाएगा? और उन्होंने उसी दिन से बांटो और राज करो की नीति अपनाई, सोशल इंजीनियरिंग शुरू कर दी, भेदभाव शुरू कर दिया और उसकी वजह से देश अंदर ही अंदर बढ़ता चला गया। जी, इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है, पर थोड़ा मैं एक बैकग्राउंड का पॉइंट आपको बता देता हूँ कि जो भी साम्राज्यवादी आते हैं वो इस देश को समझने की कोशिश करते हैं ताकि इसका अच्छे से एक्सप्लॉयटेशन, इसको लूट खसोट कर सकें।
और ब्रिटिश ऑफिसर्स के भारत में आने के लिए, क्योंकि शुरू में तो आईसीएस में केवल ब्रिटिश लोग आते थे, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए जेम्स मिल ने एक किताब लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1818 में। और वहाँ उसने यहाँ के इतिहास को हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड में बांट दिया। अब ये तो पहले से उनकी जो सोच का एक रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब वहाँ मिल गया। 1857 के बाद में, तो अगर थोड़ा सा मैं इसको 1857 को इलेबोरेट करना चाहूँगा, 1857 में जिसमें किसानों का बहुत बड़ा रोल था, यहाँ के जो राजा जिन रियासतों पे जो अंग्रेज़ लोग उनके अधिकारों को समाप्त कर रहे थे उसका बहुत रोल था। और जब पर युद्ध हुआ, युद्ध में हिंदू मुसलमानों का जो एकता थी वो देखते बनती थी। कई बटालियन में मुसलमान कमांडर है, हिंदू फौज है, हिंदू कमांडर है, मुसलमान फौज है। तो ये उनकी कल्पना के बाहर था कि यहाँ के हिंदू मुसलमान ये सांस्कृतिक रूप से और भौगोलिक रूप से एक दूसरे से इतने गुत्थम गुत्था हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो 1857 में जब ये हुआ, खैर अब ये क्रांति सफल नहीं हुई, इसके भी अलग कारण है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। पर क्रांति के असफल होने के बाद लॉर्ड एल्फिस्टन जो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई या पत्र लिखा, इसके बारे में जो उल्लेख मिलते हैं, कहीं लिखते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई और कहीं लिखते हैं कि उन्होंने पत्र लिखा। पत्र क्या लिखा कि 1857 का हमने जो देखा है उसमें अगर हिंदू मुसलमान साथ में रहे तो हमें यहाँ राज्य करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें भी यहाँ वही नीति अपनाना पड़ेगा जो रोमन एम्पायर करता था। और रोमन एम्पायर अपने विस्तार के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करता था, डिवाइड एट एम्परा। ये जो ग्रीक लैटिन भाषा में जो भी है उसका मतलब है डिवाइड एंड रूल। तो उसने अपने ऑफिसर्स को कहा कि हमें यहाँ डिवाइड एंड रूल की नीति लगाना है। और ये डिवाइड एंड रूल की नीति कोई एक जगह नहीं थी। कलेक्टर है, उनके इतिहास लेखन है, गज़ेट राइटर्स हैं, हर एक ने अपने अपने तरीके से इसको उठाया और उसको इम्प्लीमेंट किया। कहीं कोई झगड़ा होगा तो कलेक्टर उसमें ऐसा रोल प्ले करेगा कि जहाँ हिंदू मुसलमान के बीच में एक दुरा हो। इसका मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कि उन्होंने गज़ेट राइटिंग और जो किताबों की राइटिंग में भी क्या किया कि अभी अयोध्या का मसला तो खैर अभी भव्य राम मंदिर बनने वाला है, और उसकी शुरुआत का मैं एक बिंदु आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रिटिश ऑफिसर्स ने डिवाइड एंड रूल को किस प्रकार से लिया। अब वो मिसेस A.F. बेवरेज जो उनकी ऑफिसर थी, वो अयोध्या का वर्णन कर रही थी एक किताब में, और अयोध्या के वर्णन में वो सब वर्णन करती हैं, बाबरी मस्जिद इतनी बड़ी है, इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी ये है, वगैरह वगैरह। और वहाँ एक वो एस्टेरिक्स बिंदी डाल देती है और फुट नोट लिखती हैं। फुट नोट क्या लिखती हैं? शायद यहाँ पहले मंदिर रहा होगा। अब ये उनकी कल्पना, मैं सोचता हूँ ये उनकी कल्पना को उन्होंने कैसे डिवाइड एंड रूल का रूप देने की कोशिश की कि जहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच में इस बात पर भी एक विवाद हो। तो ये नीतियाँ 1857 के बाद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज़्यादा सरफेस पर आई, सतह पर ज़्यादा आई और इनका प्रभाव ज़्यादा समाज में दिखने लग गया। जी, हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की है कि कैसे हिंदुओं और मुसलमानों का जो अपर कास्ट और अपर क्लास था वो बड़ी आसानी से इस डिवीजन का लाभ अपने हित में लेना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि उनका वर्चस्व बना रहे, और इसका फायदा अंग्रेज उठा रहे थे। इन दोनों के जो मतभेद थे उसका फायदा अंग्रेजों ने उठाना शुरू किया, उनको बांटने और राज करने की जो नीति आपने बताई, डिवाइड एम्परा, उसके तहत उन्होंने ये किया। और फिर आपने 1885 का भी हवाला दिया था कि कैसे वहां पर आम लोगों को शामिल करने का विरोध किया इन तमाम तबकों ने। तो क्या ये जो अंग्रेज थे उनको भी एक मैदान ऐसा मिला जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सकते थे अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए? जी, उनका स्वार्थ तो निश्चित है। जो जैसे शशि थरूर की किताब है द डार्क इरा ऑफ एम्पायर, उसमें शशि थरूर ने बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया। और उसी में दूसरी एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो 1906 में है। ये हम इसका चर्चा कर चुके हैं। 1906 में लॉर्ड मिंटो मुसलमान नवाबों और ज़मींदारों को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप मुसलमान समाज के प्रतिनिधि हैं। ये एक दूसरा प्रोएक्टिव स्टेप, यानी उनकी तरफ से
स्टेप जो लिया गया था कि यहाँ से, तो शुरू में तो एक्चुअली हिंदू राजा मुसलमान नवाबों में अच्छी दोस्ती थी और वो एक ही प्रकार से अंग्रेज सरकार के प्रति वफादार रहने की बात करते थे। तो यहाँ से फिर अंग्रेज़ों ने ये भी देखा कि ये एक और मौका है कि इनके बीच में भी एक फूट डाल दी जाए, तो मुसलमानों को अलग कर दिया। तो फिर जो हिंदू तबका है वो बाद में, जैसे हमने देखा कि फिर पंजाब हिंदू सभा, हिंदू महासभा और आरएसएस के रूप में उभरा। ये दो प्रकार की चीज़ों को उन्होंने प्रोएक्टिवली किया। इसमें एक चीज और हम लोग को याद रखना चाहिए कि बंगाल का विभाजन करने के पीछे भी अंग्रेजों की यही नीयत थी कि वो कैसे वहां पर हिंदुओं और मुसलमानों को बांट दें, क्योंकि वहां पर जो भूमिगत गतिविधियां चल रही थी, क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, उनसे बहुत परेशान थे अंग्रेज। तो उस डिवीजन का, उस बंटवारे का भी उद्देश्य यही था। हालांकि उसका इतना विरोध हुआ कि बाद में अंग्रेजों को उसे वापस भी लेना पड़ा। उसमें भी देखिए, ये जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स इनको मिलते हैं वो एक और बात करते हैं, वो है सेपरेट इलेक्टोरेट की। सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र हैं, उसमें मुसलमानों के बीच में मुसलमान खड़ा होगा, हिंदुओं के बीच में हिंदू खड़ा होगा, जो 1932 में जाके वहाँ के मैकडोनल्ड उसको एक फॉर्मल रूप देते हैं। अब इससे क्या होता था, ये सेपरेट इलेक्टोरेट इतनी डेंजरस चीज़ है, खतरनाक चीज़ ऐसी है कि एक मैदान है, आप एक मुस्लिम प्रतिनिधि हैं, मुस्लिम कैंडिडेट हैं, आपका जो वोट देने वाले मुस्लिम हैं, तो आप जितनी चाहे नफरत की बातें बोल सकते हैं, क्योंकि जब मिला जुला इलेक्टोरेट होता है तो आपको हिंदुओं के भी वोट चाहिए, मुसलमानों के भी वोट चाहिए। अभी हिंदू को केवल हिंदू के वोट चाहिए तो वो किस प्रकार से बात करेगा, मुसलमान को केवल मुसलमानों के वोट चाहिए। तो उस प्रकार की उग्रता, और ये यहाँ के सांप्रदायिक राजनीति का एक बहुत बड़ा आधार रहा है। जी, और इसी से जुड़ी एक बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने हिंदू राष्ट्रवादियों और मुस्लिम राष्ट्रवादियों के हौसले बढ़ाए, उसका मकसद भी ये था कि जो कांग्रेस की धारा थी, जो सबको मिला जुला कर लेकर चलने वाली थी, गांधी, नेहरू और सुभाष और नील पटेल की जो धारा थी, उसको कैसे कमजोर किया जाए। तो उस धारा को कमजोर करना और ये विभाजनकारी ताकतों को मजबूत करना, ये भी उसी का हिस्सा था, उसी रणनीति का हिस्सा था। देखिए, इस रणनीति में ऐसा है कि अगर आप देखें आज़ादी के आंदोलन के दौरान ज़्यादातर जो रिप्रेशन हुआ, जो दमन हुआ अंग्रेज़ों की तरफ से, वो क्रांतिकारियों का हुआ, भगत सिंह स्ट्रीम है, और कांग्रेस के नेताओं का हुआ। आजकल तो खैर सांप्रदायिक लोग कांग्रेस के नेताओं के दमन का मजाक उड़ाते हैं। उनको लगता है कि ये लोग तो पिकनिक पे जा रहे थे, जवाहरलाल नेहरू 12 साल तक जेल में रहे, वो मज़ा कर रहे थे, गांधी 19 साल तक जेल में रहे। ये भी सांप्रदायिक लोगों का नया एजेंडा है। पर ब्रिटिश ने कभी भी मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा या आरएसएस के खिलाफ कोई भी दमनकारी नीति नहीं की। और वो सावरकर का अलग इतिहास हम देख चुके हैं, उनके अलग कारण थे, पर बाकी किसी भी मुस्लिम लीग या हिंदू महासभा, और ये भी उनके डिज़ाइन ऑफ थिंग्स, यानी उनकी योजना का एक तरीका था कि कैसे हम इन लोगों को पर्दे के पीछे से प्रेरित करते रहें, और जो कांग्रेस की नीतियां हैं उनको बदनाम करने के लिए, कांग्रेस के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए इन लोगों का हम सहारा लेते जाएं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको 1942 में मिलेगा। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट का कॉल दिया गया, तो आरएसएस हो या हिंदू महासभा हो या मुस्लिम लीग हो, उन्होंने इस कॉल को स्वीकार नहीं किया। उल्टा हिंदू महासभा और आरएसएस ने तो अंग्रेज़ों की मदद के लिए रिक्रूटमेंट में भी हेल्प किया, और इस प्रकार की चीज़ें की, जिससे अंग्रेज़ों को निश्चित रूप से उनकी नीतियों को आगे ले जाने में फ़ायदा हुआ। जी, हम लोग ये चर्चा करते रहे हैं, और वैसे भी कई बार ये बात आती है कि अंग्रेजों ने जिन्ना की हौसला अफजाई की, जिन्ना का पक्ष लिया, जिन्ना को मजबूती प्रदान की, उनकी पार्टी मुस्लिम लीग को भी तवज्जो दी। तो इसके ऐतिहासिक विवरण किस तरह के मिलते हैं? कहाँ कहाँ ऐसी चीजें हैं जिनसे ये साबित होता है कि अंग्रेजों की भूमिका बंटवारे के लिए मुस्लिम लीग और जिन्ना के इस्तेमाल की थी? देखिए, ये इसके मैंने 2-3 रेफरेंसेस पढ़े हैं। मैं अभी बता नहीं सकूंगा ऑफ हैंड। मेरी जो खुद की एक पुस्तक है कश्मीर पार्टीशन एंड पाकिस्तान, उसमें मैंने कुछ रेफरेंसेस लिए थे,
और उन्होंने क्या किया कि जिन्ना के आसपास जो ब्रिटिश ऑफिसर्स उनकी हेल्प के लिए या असिस्टेंस के लिए थे, उनके जो पीए, ऐसे लोगों के मध्य से उन्होंने जिन्ना को धीरे धीरे ज़्यादा उकसाया कि वो विभाजन की मांग रखें। तो खैर, अब जिन्ना भी एक वो भी अपनी तरफ से इस निष्कर्ष पे आ रहे थे कि अगर हमें अपना उनके हिसाब से उस समय जो उनकी सोच बन गई थी कि मुसलमानों के हितों को बचा के रखना है तो अलग राष्ट्र चाहिए, पर उनके आसपास जो मुस्लिम ऑफिसर्स थे वो इनको इस बात के लिए उकसाते थे और इस तरीके से उन्होंने उसको किया। इसका कुछ जी लेख उस किताब में मैंने दिया है। जी जी। तो मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि अगर आप और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उस किताब का भी अध्ययन करें। अब यहाँ मैं थोड़ा सा जिस तरह से अंग्रेजों ने बंटवारे की हड़बड़ी दिखाई, जिस तरह से भारत से वापस जाने की हड़बड़ी दिखाई, जिस तरह से सिरिल रेडक्लिफ को ये काम दिया, वो बंदा आया यहाँ पर, उसको हिंदुस्तान के बारे में कुछ पता नहीं था, उसके नक्शे के बारे में कुछ पता नहीं था, और वो नक्शा लेके बैठा और 1 महीने में उसने लकीरें खींच दी और काम का अपना करके चला गया, और यहाँ जो खून की नदियां बही वो हम सब जानते हैं। तो एक ये विभाजन अगर होता भी तो भी में ये जो मारकाट हुई उसको टाला जा सकता था। ये गैर जिम्मेदाराना रुख माउंटबेटन का रहा, क्योंकि वो तो पहले 48 तक आजाद करना चाहते थे, उन्होंने प्रीपोन कर दिया सारा मामला। तो ये हड़बड़ी इसको किस तरह से देखा जाए? क्या वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे या उन्हें लग रहा था कि अब ये मामला बहुत हाथ से निकल रहा है, अब खिसक लो? एक्चुअली आपकी जो दूसरी बात है वो ज़्यादा सही है। एक्चुअली 1942 के बाद जब इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ तो वहाँ से उन्हें लग गया कि अब भारत पर राज्य करना असंभव है, और वहाँ से धीरे धीरे विंस्टन चर्चिल के बाद जब एटली आए तो उन्होंने कहा भारत को आज़ादी दे देना चाहिए। एक मैंने जसवंत सिंह का एक आर्टिकल पढ़ा था, कोई वो बुक का रिव्यू कर रहे थे आउटलुक पत्रिका में, तो उसमें जसवंत सिंह लिखते हैं कि लॉर्ड वेवेल जो उस समय वाइसरॉय थे, लॉर्ड वेवेल विंस्टन चर्चिल को मिलने जाते हैं और कहते हैं हुजूर कि अभी भारत पर राज्य करना बहुत असंभव होते जा रहा है और इसे हमें आज़ादी दे देना चाहिए। तो विंस्टन चर्चिल भी कहते हैं कि ठीक है, आज़ादी देना है तो दे दो, पर इसके एक हिस्से को अपने समर्थन में रख लेना। अब ये वाक्य जो है उसका रेफरेंस मुझे नहीं मिल रहा, पर ये बहुत एक गहरा वाक्य है जो सच भी निकला कि उन्होंने पार्टीशन किया और उसमें जो पाकिस्तान भाग बना, पाकिस्तान भाग निश्चित रूप से अमेरिका और ब्रिटेन के पिछलग्गू के रूप में दशकों तक काम करता रहा, जिसके आधार पर उन्होंने वेस्ट एशिया में अपनी राजनीति को मजबूत किया। ये सब चीज़ें हुई। तो एक तो ये है कि यहाँ राज्य करना उनके लिए असंभव होते जा रहा था। दूसरा, आप देखिए 1946 में नेवल म्यूटिनी होती है, नेवल म्यूटिनी, और नेवल म्यूटिनी में भी अगर आप देखें, जब एक बार फौज का एक तबका आपके खिलाफ विद्रोह कर रहा है तो राज्य करना कितना मुश्किल हो जाता है। ये दो चीज़ें हैं, और एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की चीज़ों का जो जिसके कारण इनको इतनी बदनामी हो रही थी ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट की, वो तीसरा उनके हाथ में था, क्योंकि उस समय तक रशिया का भी काफ़ी पावरफुल इमरजेंस हो चुका था। तो ये सब चीज़ों को ख्याल रखते हुए अपने अंतर्राष्ट्रीय इंटरेस्ट को बचाने के हिसाब से उन्होंने पार्टीशन में जल्दी की। अब ये जल्दबाजी जी सॉरी जी प्लीज कंप्लीट बताया, क्योंकि अगर मान लीजिए पार्टीशन करना है और उसके लिए वो 1 साल का वक्त देते तो जिसको जिधर जाना है वो चुपचाप शांति से जा सकता था। जैसे उसकी तुलना तो मैं इसी से कर सकता हूँ कि आपको कोविड में लॉकडाउन लगाना है, आप 1 हफ्ते का वक्त देते तो शायद उतना गरीबों को तकलीफ नहीं होती। वैसे ही अगर आप डिक्लेयर करते कि 1 साल के बाद ये पाकिस्तान बन जाएगा, ये इंडिया रहेगा, तो उसके हिसाब से शायद लोग चुपचाप जिधर जाना है चले जाते और उतना बड़ा खून खराबा नहीं होता। तो उनकी जल्दबाजी जो उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन ने दिखाई, इससे भी हमें काफ़ी नुकसान हुआ। जी, तो मैंने इसका जिक्र पिछले एपिसोड्स में भी किया था, और आपने कहा था कि 50% आप दोष देते हैं ब्रिटिश साम्राज्य को और 25% आप हिंदू राष्ट्रवादियों को और मुस्लिम राष्ट्रवादियों को देते हैं। इसमें आपको लगता है कि
हमारे समाज की कमजोरियां जो थी उनको एक्सप्लॉइट करने की चतुराई भी अंग्रेजों ने दिखाई। हमारा समाज बटा हुआ था जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, और वो हमारे ऊंचे तबके ने, खासतौर से ऊंची जातियों और ऊंचे वर्गों ने कोई समझदारी का परिचय नहीं दिया, बहुत स्वार्थी रुख अपनाया और इस वजह से उनके लिए रास्ता आसान भी कर दिया। तो ये एक दुखद, हमें अपना भी पोस्टमार्टम करना चाहिए, आत्म परीक्षण करना चाहिए समाज के तौर पर, क्योंकि आज फिर हम उसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आज फिर वही अगड़ी जातियां उसी तरह की भूमिका में है, आज फिर अपर क्लास उसी तरह की भूमिका में है, और आज फिर शासन व्यवस्था में वही फूट डालो और राज करो की नीतियां चल रही हैं। तो सबक लेना है अगर पार्टीशन से, तो ये सबक भी हमें सीखने चाहिए कि हम कैसे शासकों के औजार न बने। एक ही पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा मुकेश जी, आपने बिल्कुल अच्छे से इसको समराइज किया है। एक पॉइंट ऐड करूँगा, क्योंकि ब्रिटिश एक विदेशी शासक थे, उन्हें यहाँ की समाज व्यवस्था में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। कुछ सुपरफिशियल रिफॉर्म्स, एजुकेशन, सती प्रथा एबॉलिशन, उसको मानना पड़ेगा, एज ऑफ कंसेंट का उन्होंने जो किया, पर जो मुख्य बात थी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, क्योंकि औद्योगिक समाज आने के साथ औद्योगिक मूल्य स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आना चाहिए, और जमींदारी के जो मूल्य हैं इनइक्वालिटी के, वो समाप्त होना चाहिए। उसके बारे में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। तो एक तो हमारी खुद की गलतियां, और वो जो समाज में धर्मनिरपेक्षीकरण से मेरा मतलब नहीं है धर्म को रिजेक्ट करना, धर्मनिरपेक्षीकरण से मेरा मतलब है जमींदार और पुरोहित वर्ग का जो गठजोड़ समाज को रूल करता है, उसको उन्होंने समाप्त करने के लिए कुछ नहीं किया। जो प्रगतिशील देश में जहाँ औद्योगिक क्रांतियाँ हुई, उन्होंने उसका इतिहास में उनका नामो निशान नहीं रहा, तो वो इस प्रकार की सांप्रदायिक समस्याएं नहीं आई। तो पर आज के संदर्भ में आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सटीक है, और उसी के आधार पे हमें ये सबक लेके आगे चलना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी, और शुक्रिया अपने दर्शकों का भी इस चर्चा को देखने सुनने के लिए। और जाते जाते आपसे निवेदन कर जाऊं कि अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है, देखा है, तो उसे बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और समझें कि पार्टीशन क्यों हुआ था, पार्टीशन क्यों होते हैं, और पार्टीशन भविष्य में होंगे तो क्यों होंगे। और दूसरा ये कि अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में उसे दर्ज कराना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।